आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि अभी जो पिछले 1 घंटे में हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जो टेस्ट हुआ है वो यूनिट 8वां नंबर का टेस्ट था। ठीक, सब्जेक्ट था इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इसके 50 प्रश्न पूछे गए थे जिसका उत्तर शॉर्टकट में एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या पहली बार ये वीडियो मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा करके सीजी सेट 2026 लाइफ साइंस को ओपन करके आप उसके अंदर बाकी टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आनंद कुमार साहब आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। नेट सेट या गेट के बारे में किसी प्रकार का कोई आपको परेशानी होता है, जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। ये मेरा YouTube चैनल है। गूगल लेंस में इसको स्कैन करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पहला वाला जो QR कोड दिख रहा है ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है। इसे मैं इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर PDF के फॉर्म में भेजा जाता है। आप वहां पर जा करके अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और ईमानदारी से 1 घंटे में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी गूगल लेंस में आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल पे। ठीक, अगला जो QR कोड दिख रहा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का है। इसमें सभी प्रकार की जानकारियों का साझा किया जाता है। हमारे जितने भी चैनल हैं इन सभी चैनल में लाइफ साइंस के बच्चे बहुत सारे जुड़ चुके हैं। ठीक है, आपका भी स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। आज के बारे में बात करते हैं। आज हमारा यूनिट 8वां नंबर का टेस्ट हुआ। अभी सब्जेक्ट का नाम था इनहेरिटेंस बायोलॉजी। टोटल 50 प्रश्न आए हुए थे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के थे, तो कुल मिला के 100 नंबर के टेस्ट हुए थे। 1 घंटे का समय था। देखते हैं सबसे पहला हम लोग यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स, उसका जो प्रश्न है उसके उत्तर को हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। बहुत ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहला जो हमारे पास एक प्रश्न आया था वो था व्हिच लॉ स्टेट्स दैट एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। कि जब भी गैमीट बनता है तो एलील सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एलील थे, जब भी गैमीट बनेगा यहाँ पर ये एलील इस गैमीट में आएगा और अगला एलील इस गैमीट में आएगा। तो यहाँ पर एलील का क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब बोलते हैं हम जब यहाँ पर 2 अलग अलग जीन की बात करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि ये ए और ये ऐसे बी जीन था। 2 अलग अलग जीन होते यानी कि 2 जीन के 4 एलील होते। वो जब अलग होते वो इंडिपेंडेंटली अलग होते, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, मेंडल का पहला जो लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हमको क्या, देख सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है जी, बस थोड़ा सा ये that law states that एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। एलील जो होते हैं गैमेटोजेनेसिस के समय किस में सेपरेट होते हैं, तो कौन सा लॉ है वो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक जीन के 2 एलील सेग्रीगेट होते हैं। अगला, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। जब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को आप क्रॉस करवाते हो, देख लीजिए ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल क्रॉस करा रहे हैं, तो हमको जो फाइनली रेशियो मिलता है 9:3:3:1 मिलता है। ठीक है, ये तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी। भैया बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हमारा वीडियो बहुत लंबा होगा। अगला, व्हिच टर्म डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज 2 आइडेंटिकल एलील फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट। किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट के लिए 2 आइडेंटिकल एलील हैं, सेम एलील हैं। जैसे ये हो गया या ये हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, होमोजाइगस बोलूंगा। पहला में क्या बोला है, या तो ऐसे होगा हेटेरोजाइगस बोला है, होमोजाइगस में ये होगा बोला है, या ये होगा बोला है, डोमिनेंट में एक डोमिनेंट होगा बोला है, रेसेसिव में एक रेसेसिव होगा बोला है। तो बोला यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, व्हिच टर्म डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज 2 आइडेंटिकल एलील। कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों एलील सेम है, तो कौन सा वाला सेम है, ये वाला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन मेंडल एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड टू द
रेसेसिव ट्रेट इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में रेसेसिव ट्रेट के साथ क्या होता है बोल रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ये मान लीजिए मेल पार्ट था, ये फीमेल पार्ट था। ये देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, दोनों का ये एक एक एलील देखिए, इन दोनों एक एक एलील को मिला रहा हूँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखिए कैपिटल टी जहाँ पे था वहाँ टॉल था, रेसेसिव एलील जहाँ पे था वहाँ पर ड्वार्फ था, लेकिन यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है तो फिर भी टॉल हो गया ये। तो डोमिनेंट एलील ने रेसेसिव एलील के कैरेक्टर को मास्क कर दिया, सप्रेस कर दिया, रोक दिया। तो डोमिनेंट ने रेसेसिव के कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया F1 जनरेशन में। ठीक, तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? इट वॉज कंप्लीटली मास्क्ड बाय द डोमिनेंट ट्रेट। रेसेसिव के साथ क्या हो रहा है बोल रहे, रेसेसिव के साथ क्या हो रहा है, तो डोमिनेंट ने उसको कंप्लीटली सप्रेस कर दिया, मास्क कर दिया, रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हिच मेंडेलियन लॉ कैन नॉट बी ऑब्जर्व यूजिंग ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सा एक मेंडेलियन लॉ है जो हमको दिखाई नहीं देता है भाई? देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस बिल्कुल दिखाई देगा, एक एलील डोमिनेंट एक एलील रेसेसिव है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिल्कुल दिखाई देगा, कैपिटल टी अलग होगा, स्मॉल टी अलग होगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहां तो 2 जीन के 4 एलील के लिए बात किया गया था, ये हमको मोनोहाइब्रिड में दिखाई नहीं देगा। ये कहां दिखा था, जैसे राउंड राउंड येलो येलो वाला ये था ना, यहां पर दिखाई देगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए था ये, जो मेंडल का थर्ड लॉ था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 2 जीन के लिए, मतलब 4 एलील, एक जीन के 2 एलील होते हैं, 2 जीन मतलब 4 एलील के लिए था, मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए था, मोनोहाइब्रिड के लिए था ही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि मोनोहाइब्रिड के लिए कौन है बोल रहा है, कौन नहीं है बोल रहा है, कौन नहीं है, तो ये, क्योंकि ये डाइहाइब्रिड के लिए था। ये आखिरी वाला भी है मोनोहाइब्रिड के लिए। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, मतलब मोनोहाइब्रिड में केवल एक ही स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करते हो, जैसे पौधे के लंबाई की बात करते हो आप, हाइट की बात करते हो, तो केवल मोनोहाइब्रिड की बात करते हो उसमें। मोनोहाइब्रिड में केवल सिंगल कैरेक्टर की बात करते हो, यूनिक या यूनिट कैरेक्टर की बात करते हो ये। तो बाकी तीनों सही है, लेकिन जो नहीं था वो कौन था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए था, इसलिए हमारा उत्तर ये हो जाएगा। कैन नॉट बोला है ना क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जी। व्हिच टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन अकर्स व्हेन एन एलील ऑफ वन जीन मास्क या मॉडिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ एलील एट कंप्लीटली डिफरेंट लोकस। बोल रहा है ये कि एक जीन यहां पर था, एक क्रोमोसोम में था, दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम में था, ये, तो यहाँ का एलील मान लीजिए ये था, दूसरे जगह का एलील मान लीजिए मैं बी मान लेता हूँ, जस्ट एग्जांपल के तौर पर। ये तो एक जगह पे पाने वाला किसी एक क्रोमोसोम का कोई एलील था और दूसरे क्रोमोसोम में उपस्थित एलील के एक्सप्रेशन को रोक दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं हम लोग एपिस्टेसिस। ठीक भाई, को डोमिनेंस मतलब क्या होता है? बराबर रूप से एक्सप्रेस होना, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप का एलील हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब वो रेड कलर का फ्लावर, व्हाइट कलर का फ्लावर, ठीक है ना, जब हम उसको क्रॉस कराते हैं तो पिंक कलर बनता है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस था। दोनों आधा आधा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। प्लियोट्रोपिक में एक जीन कई कैरेक्टर को शो करते हैं, ये प्लियोट्रोपिक जीन था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन की बात कर रहा है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फिनोटाइप रेशियो ऑब्जर्व इन द F2 जनरेशन। जब डुप्लीकेट जीन को आपस में क्रॉस कराते हो तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा बोल रहा है, तो क्या होता है जी इसका 15:1। भाई आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, जीन इंटरेक्शन में 10 प्रकार की जीन की इंटरेक्शन होती है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा तभी जान पाएंगे आप। जैसे ऊपर वाला 9:7, ये किसके लिए आता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए आता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए आता है। 12:3:1, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस के लिए आता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस के लिए आता है। 15:1, ये डुप्लीकेट जीन के लिए आता है। ठीक, डुप्लीकेट जीन बोलो या डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ये लिखा है देखिए, इसके लिए आता है। और अगला 9:3:4 जो था
वो रेसेसिव एपिस्टेसिस के लिए आता है, रेसेसिव एपिस्टेसिस। हमको पूछा क्या था, डुप्लीकेट जीन वाला, तो उत्तर क्या हो जाएगा 15:1। आपको जब ये इंटरेक्शन पढ़ेंगे ना सब समझ में आएगा क्या होता है। चलिए भाई आगे, व्हाट टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मल्टीपल या सीमिंगली अनरिलेटेड फिनोटाइपिक ट्रेट। मतलब ये बोल रहा है कि एक जीन जब एक से ज्यादा काम करने लगते हैं, भले ही जो कैरेक्टर बनाते हैं, जैसे ये एक जीन था, ये एक जीन कई प्रकार के अलग अलग फंक्शन को कर रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए फंक्शन एक्स हुआ है, फंक्शन वाई है, फंक्शन जेड है, तीन प्रकार के अलग अलग काम कर रहा है और तीनों काम आपस में रिलेटेड नहीं है, तो उस जीन को मैं क्या बोलूंगा, उस जीन को क्या कहता हूँ, प्लियोट्रोपी जीन कहता हूँ, प्लियोट्रोपिक जीन कहता हूँ, और काम को प्लियोट्रोपी कहता हूँ या प्लियोट्रोपिज्म कहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8वां नंबर का सी। 9वां नंबर पे आते हैं, व्हेन टू डिफरेंट नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक जीन का मतलब समझते हैं क्या होता है, ये क्रोमोजोम पे था, दूसरा क्रोमोजोम कहीं और था, जैसे हमारे बॉडी में टोटल 23 पेयर हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये एलील था, एक काम कर रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, मान लीजिए यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव बना दिया ये, तो यहाँ पर ये ए एलील और बी एलील अलग अलग क्रोमोजोम पे हैं, तो वो नॉन एलिलिक कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव एलिलिक हैं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी एलिलिक हैं, ए और बी की तुलना करोगे तो नॉन एलिलिक हो जाएंगे। वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। हालांकि दोनों अलग अलग जगह पे हैं लेकिन काम किसी एक के लिए कर रहे हैं। और F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या लाते हैं, 9:7 लाते हैं। तो उस प्रकार के जीन इंटरेक्शन को क्या कहते हैं बोल रहा है, क्या कहते हैं ऊपर लिखे हैं देखिए, कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो क्या हो जाएगा 9वां नंबर का उत्तर बी हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अब कैसा इंटरेक्शन करते हैं उसको जानने के लिए आपको पूरा क्लास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते बच्चों। हमारा जो क्वेश्चन है, ए क्रॉस बिटवीन ए रेड फ्लावर, अभी बोला हूं, प्लांट एंड ए व्हाइट फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस ऑल पिंक फ्लावर F1 ऑफ स्प्रिंग। बोल रहा है कि यदि एक लाल वाले प्लांट को यदि व्हाइट वाले से क्रॉस कराते हो, जो F1 जनरेशन बनता है वो पिंक बन जाते हैं। ये रेड फ्लावर था और ये व्हाइट था, और यहाँ सभी के सभी क्या बन जाएंगे, पिंक। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको ये रेड कलर और ये व्हाइट कलर आधा आधा एक्सप्रेस होते हैं, अपना कंप्लीट डेवलपमेंट कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, तो 10वां का क्या हो जाएगा, सी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डोमिनेंस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ए मदर विद ब्लड टाइप ए हेट्रोजाइगस है, एंड फादर विद ब्लड टाइप बी, ये भी हेट्रोजाइगस है, हैव ए चाइल्ड, उनके पास एक बच्चा है, व्हिच ब्लड टाइप कुड द चाइल्ड पोटेंशियली इनहेरिटेड। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है बोल रहा है, ये देख लीजिए, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, ये मदर है, और ये फादर का ब्लड ग्रुप बी है, हेट्रोजाइगस बोला है, तो एक डोमिनेंट एलील होगा, एक रिसेसिव एलील होगा, जैसे फादर में भी डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील। तो सेग्रीगेशन, जब एलीलिक सेग्रीगेशन होता है तो देख लीजिए, डोमिनेंट एलील अलग अलग गैमेट में चला गया और रिसेसिव एलील अलग में, ऐसे बी तरफ भी हो गया, डोमिनेंट एलील अलग में, रिसेसिव एलील अलग में। यदि डोमिनेंट एलील डोमिनेंट से मिलता है तो ब्लड ग्रुप देख लीजिए ए बी बन जाएगा। डोमिनेंट एलील ए रिसेसिव वाले से मिलता है, जो यहाँ पर रुकिए, मदर का ब्लड ग्रुप ए माने है ना हम लोग, मदर का माने है, तो ये मैं मदर लिख दूंगा ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मदर का ब्लड ग्रुप ऐसे होगा, फादर को मैं ऐसे, ये सिंबल है, शायद मैं उस समय उल्टा बोल दिया तो उल्टा दिया था, है ना, ध्यान नहीं देना उसको, इधर ध्यान दीजिए। तो मैं ये बोला कि मदर तरफ का ये ए ब्लड ए एलिल डोमिनेंट एलिल, फादर तरफ का स्मॉल एलिल मिला तो ब्लड ग्रुप ए बन गया, देखो यहाँ पर ए बन गया, ए बी भी बना था, ए बी बना था। यदि मदर तरफ का स्मॉल ए एलिल फादर तरफ के डोमिनेंट वाले बी एलिल से मिलता है तो ब्लड ग्रुप बी बन जाता है, और दोनों तरफ के स्मॉल एलिल मिलते हैं तो देखिए
ब्लड ग्रुप ओ। तो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप बनने के चांसेस हैं यदि मदर और फादर का ब्लड ग्रुप यदि हेटेरोजाइगस ए और बी फॉर्म में है तो। ठीक, तो 11 नंबर का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, कोई भी इसमें से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर फॉर रेड ब्लड सेल बिकॉज इट लैक ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड आर एच एंटीजन? कौन है ह्यूमन में जो सबको ब्लड दे सकता है, सर्वदाता है, क्योंकि उसमें ना तो ए एंटीजन होता है, ना तो बी एंटीजन, ना ही आर एच एंटीजन। तो कौन होता है? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव। ये पूरा चार्ट दे दिया, कि देख लीजिए, एक तरफ डोनर दिखाया गया, एक तरफ रेसिपिएंट, इधर डोनर, इधर रेसिपिएंट। ठीक, तो डोनर में कौन, देख लीजिए, ये डोनर है जो सबको ब्लड दे सकता है। देखिए, इसको ओ नेगेटिव भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव को ए नेगेटिव को, ओ पॉजिटिव को बी नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को ए बी नेगेटिव, सबको दे सकता है। तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो गया। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हो जाए, कौन सबसे ब्लड ले पा रहा? देखिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन? ए बी पॉजिटिव, ये ओ नेगेटिव से भी ले रहा है। ठीक, ओ पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ए पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, बी पॉजिटिव से, ए बी नेगेटिव से, ये सबसे ब्लड ले पा रहा है। तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, इसको याद रखना। अभी पूछा हमको क्या? यूनिवर्सल डोनर कौन है बोलने पर ओ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एन आर एच नेगेटिव मदर, माता जी आर एच नेगेटिव है, आर एच एंटीजन नहीं है, इस कैरिंग एन आर एच पॉजिटिव फीटस, उनका बच्चा जो बनेगा आर एच पॉजिटिव है, इसका मतलब पापा आर एच पॉजिटिव वाला था, पापा आर एच पॉजिटिव, माँ आर एच नेगेटिव, तो बच्चे में आर एच पॉजिटिव आ गया। फॉर सेकेंड टाइम दूसरा बच्चा की बात कर रहा है अभी। व्हिच मेडिकल कंडीशन इज द न्यू बोर्न एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इफ अनट्रीटेड? यदि सेकंड बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो बच्चा एक प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो सकता है। उस बीमारी का नाम क्या है बोल रहा है। हम कितना बेहतर तरीके से क्लास में पढ़े हैं इसको, उसका नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है ना, 13 का बी। उससे बचने के उपाय भी हमने पढ़ा है, मेडिसिन भी पढ़ा था। ठीक, एंटीड पढ़ा था, एंटीड जिसको कहते हो, एंटीडी है ना, इसकी दवाई है एंटीड या रोगम। ठीक है, और भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए चाइल्ड हैज ब्लड टाइप ओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल ब्लड टाइप कॉम्बिनेशन इज जेनेटिकली इम्पॉसिबल फॉर द चाइल्ड? चाइल्ड ओ कहने का मतलब एक बच्चा है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ है मतलब सीधा सीधा उसका जीनोटाइप ये हो गया, रेसेसिव एलील है इसके पास, ऐसा। तो उसके माता पिता क्या नहीं हो सकते? जैसे पहले की बात कर, पहले वाले की बात करते हैं, ये ए है, ए और बी अगर माने तो बिल्कुल ये हो सकते हैं, ये आई ए और इस्माइल आई, आई बी और इस्माइल आई, तो दोनों तरफ का इस्माइल आई आ सकता है। तो ये तो संभव है, हमारा उत्तर वो नहीं है, पहला वाला नहीं है। दूसरे की बात करें, देख लीजिए, इसमें क्या होगा? ब्लड ग्रुप यदि ओ है, पापा और मम्मी दोनों का ओ है, तो देख ये भी इस्माइल आई, इस्माइल आई, यहाँ भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक, तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर की बात करते चलिए, हमको चाहिए क्या? ब्लड ग्रुप ओ चाहिए ये। तो फादर मान लीजिए, अभी ए भी मान लेते हैं, ए भी है, तो सीधे से पता ब्लड ग्रुप का एलील जो होगा आई ए और आई बी होगा। और अगला मदर जो है, मान लीजिए इसको फादर मानते हैं हम लोग, तो मदर जो है वो ओ वाली है, तो ये होगा। तो इधर से या तो आई ए आएगा या तो आई बी आएगा, इधर से एक आई तो आएगा, ठीक है, लेकिन ये अगला छोटा आई कहां से आएगा? ये संभव ही नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता, ये माता पिता नहीं हो सकते इस ओ ब्लड ग्रुप वाले के। तो हमारा उत्तर ये होगा। क्वेश्चन पूछा है, दिए गए कॉम्बिनेशन में उस बच्चे के माता पिता को नहीं हो सकते बोला है, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथा भी हो सकता है, कैसे हो सकता है देखिए, ध्यान से देखिए, ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए चाहिए, एक तरफ देखिए ये ए चाहिए, एक तरफ ओ चाहिए। ए के लिए हेट्रोजाइगस लिख सकते हैं, आई ए और स्मॉल आई, और
ब्लड ग्रुप ओके, इस्माइलाई इस्माइलाई दोनों तरफ से इस्माइलाई तो आ सकता है ना, तो ये भी तो संभव है बच्चे में ब्लड ग्रुप, ये भी संभव है। तो बाकी तीनों संभव हैं, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो 14 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हिच स्पेसिफिक जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न डिटरमाइन द ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम। ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए हमेशा याद रखना, ब्लड ग्रुप को बनाने वाले 3 प्रकार की एलील ह्यूमन पॉपुलेशन में पाई जाती है, ये आई बी और स्मॉल आई। कोई मिलेंगे इंसान में दो, क्योंकि इंसान डिप्लॉइड होता है, एक जीन के 2 एलील होते हैं, इनमें से कोई ना कोई 2 मिल जाएगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, हो सकता है ये हो गया, ये हो गया, हो सकता है ये हो गया, ये हो गया, हो सकता है ये हो गया, या हो सकता है ये हो गया, ये हो गया, हो सकता है ये हो गया। समझ रहे हो ना, इनमें से इंसान कोई भी हो सकता है, कोई ना कोई 2 एलील जरूर मिलेंगे उसकी बॉडी में। ठीक है, तो एक जीन के जब कई सारे एलील पॉपुलेशन में मिलते हैं उसको मल्टीपल एलील कहते हैं। और यहाँ पर आई ए और आई बी बराबर काम करता है भाई, दोनों जाएंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप बना देगा, उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड ग्रुप किस प्रकार से इनहेरिटेड होता है, जनरेशन टू जनरेशन, कोडोमिनेंस फॉर्म में और मल्टीपल एलील फॉर्म में, पॉपुलेशन में इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, तो 15 का उत्तर हो जाएगा बी। 16 पे आते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए सिंगल जीन दैट ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम कॉल्ड। ठीक, क्या बोल रहा है, व्हाट इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे एक क्रोमोसोम था यहाँ पर, मान लीजिए 5वां नंबर का क्रोमोसोम है, ये 5th क्रोमोसोम है, यहाँ पर कोई एलील था ये तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये एलील बदल जाए, और ये मेरे शरीर में था तो आपके बॉडी में इसी 5वें नंबर क्रोमोसोम के उस जगह पे ये कुछ अलग फॉर्म में मिलता हो, जैसे ए और ए प्लस कर दिया, तो इस ए के कई सारे फॉर्म मिल रहे हैं, देखो ए माइनस ए प्लस ये सब मिल रहे हैं, छोटा ए, तो इस सबको क्या कहते हो आप, एलील कहते हो। किसी भी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म, जीन ओरिजिनल होता है, वाइल्ड टाइप होता है, उसके बदले हुए म्यूटेशन से बदले हुए जितना भी रूप बनते हैं उन सभी को एलील कहते हो आप। क्या कहते हो, एलील कहते हो। ठीक है ना, लोकस क्या है, उस पोजीशन का नाम है जहां पर जीन पाई जाती है। जीनोटाइप क्या है, जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हुआ है, क्या ऐसे है, होमोजाइगस कंडीशन में है, या हेटेरोजाइगस फॉर्म है, या होमोजाइगस रिसेसिव है, किस फॉर्म में है, वो जीनोटाइप है। जीन की वजह से बाहर से जो दिखाई देता है वो फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस बाहर से जो दिखता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूं। हाउ मेनी एलील फॉर ए स्पेसिफिक जीन कैन ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी डिप्लॉइड इंडिविजुअल कैरी इन देयर सोमेटिक सेल। किसी एक सोमेटिक सेल में, ए नॉर्मल इंडिविजुअल में, सोमेटिक सेल में किसी जीन के कितने एलील हो सकते हैं, कि यदि वो व्यक्ति नॉर्मल है तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, क्योंकि डिप्लॉइड होता है ना मैक्सिमम, देखिए ऐसा ऐसा हो सकता है, या ऐसा ऐसा हो सकता है, और ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा हो जाएगा तो नॉर्मल बंदा या व्यक्ति नहीं रहेगा वो, यहाँ नॉर्मल पूछा है। अगर ऐसा रेसेसिव हो गया तो वो डिजीज हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, इसे कम से कम एक एलील तो काम करना ही चाहिए उसका, दोनों करे तो बहुत अच्छा है, ये नहीं हो सकता, तो कम से कम एक और मैक्सिमम 2, तो मैक्सिमम आप 2। एग्जैक्टली 1 नहीं कर सकते कि केवल वो एक ही काम कर रहा है, हो सकता है दोनों काम कर रहे हो, तो इसलिए मैक्सिमम आप 2, मैक्सिमम 2 एलील ही काम कर सकते हैं, 3 या मोर नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ही डिप्लॉइड है। देखो डिप्लॉइड इंडिविजुअल में 2 ही होंगे, एक जीन के 2 एलील होंगे। वेरी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो अलग अलग होगा, बोल रहे गलत, कितनी बड़ी पॉपुलेशन क्यों ना हो जाए, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी ही मिलेंगी, मतलब एक जीन के 2 एलील ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 मिलेंगे। एग्जैक्टली 1 मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही होता है हमेशा, नहीं भाई ऐसा 2 भी काम कर सकते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है तो दोनों काम करेंगे, हेटेरोजाइगस फॉर्म में है तो एक ही काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, 18। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज क्लासिक एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील एग्जिस्टिंग विद इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन बींग में मल्टीपल एलील का सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक, अभी बोला हूं मैं, ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है। स्किन का अलग है, स्किन का पॉलीजीन का एग्जांपल है, याद रखना, पॉलीजीन एक प्रकार का क्वांटिटेटिव ट्रेट है, क्वांटिटेटिव ट्रेट। ठीक है, मतलब इस कैरेक्टर को बनाने के लिए कई सारे जीन पार्टिसिपेट करती हैं, और भी क्यूमुलेटिव एडिटिव मैनर में काम करती हैं, अपना अपना हिस्सा जोड़ते जाते हैं, काम को आगे बढ़ाते जाते हैं। हीमोफिलिया तो आपका
एक्स लिंक्ड कैरेक्टर हो गया। हाइट तो ये भी पॉलीजीन वाला मामला है, ठीक। पॉलीजीन क्वांटिटेटिव, ये भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, 19। When a population has more than 2 allele available for a single gene locus, how many of those allele can be present in a single gamete? बोल रहा है कोई पॉपुलेशन है, इंसान का पॉपुलेशन मान लीजिए, उसमें किसी पर्टिकुलर लोकस पे 2 एलील हैं, जैसे मान लीजिए आई ए और ये। व्हेन अ पॉपुलेशन हैज मोर देन 2 एलील, मोर देन 2 एलील बोल रहे हैं, मान लीजिए ये मेरे बॉडी में था और किसी के बॉडी में वहां पर आई बी और स्मॉल आई था, और किसी के बॉडी में मान लीजिए आई ए आई बी कुछ भी था। ये जब गेमिट बनेगा, देखो एक से ज्यादा एलील हो गए ना, एक भी आई ए भी एक एलील हो गया, आई बी भी हो गया, स्मॉल आई भी हो गया, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति का गेमिट बनेगा तो जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म में केवल एक ही तो मिलेगा ना। जैसे स्पर्म बनाइए, या तो इसमें केवल आई ए होगा, या इसमें केवल स्मॉल आई होगा, या इसमें केवल आई बी होगा। तो गेमिट में कितना एलील मिलेंगे बोल रहे हैं, तो गेमिट में कितना मिले, भले पॉपुलेशन मल्टीपल एलीलिक है लेकिन बंदा तो डाई एलीलिक है ना। एक व्यक्ति में 2 ही एलील है एक जीन के, और जब उसका गेमिट बनेगा तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। अर्धसूत्री विभाजन में गेमिट में एक एक एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे, एक ही एलील मिलेगा। तो 19 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक ही एलील मिलेगा उसके गेमिट में, सिंगल गेमिट में। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए जीन हैज 4 डिफरेंट एलील existing in a population, how many different genotype are theoretically possible in that population? यहां पर दे दिया है किसी पॉपुलेशन में यदि 4 एलील दे दिया, डिफरेंट एलील, 4 प्रकार के डिफरेंट एलील दे दिया है, ये डिफरेंट है, ठीक। मान लीजिए ए बी सी और डी, तो बोल रहे हैं उस पॉपुलेशन में मैक्सिमम कितने प्रकार के आप जीनोटाइप बना सकते हो, मैक्सिमम। तो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है कि मैक्सिमम कितना बना पाओगे बोलने पर n/2 n+1, ये फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, n मतलब नंबर ऑफ एलील कितना दिया है 4, तो 4/2 4-1। आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 4/2 मतलब क्या क्या हो जाएगा, भाग दे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो बाहर में 2 हो जाएगा, अंदर में 4 1 5, तो 5 दूनी 10। मैक्सिमम कितना प्रकार के जीनोटाइप बना सकते हो आप, 10 प्रकार के। अगर पूछता है यहाँ पर कि हेट्रोजाइगस कितना बना सकते हो मैक्सिमम, यहाँ जो मैक्सिमम लिखे हो ना आप लोग, ये मैक्सिमम डिफरेंट टाइप कितना जीनोटाइप बना सकते हो, ये था मैक्सिमम डिफरेंट टाइप। हाउ मेनी बोला है ना, ये डिफरेंट जीनोटाइप बोला, ये इसकी बात कर रहे थे। अगर मैं आपको ये बोलता कि कितना प्रकार की हेट्रोजाइगस बना सकते हो, हेट्रोजाइगस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n/2 n-1, क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 4/2 4-1, 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2, और 4 में 1 घटा दोगे 3, तो 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता कि होमोजाइगस कितना बना सकते हो, होमोजाइगस, तो होमोजाइगस कितना बना सकते हो, जितना एलील उतना ज्यादा उतना ही बनेगा, 4 एलील है तो 4 ही बनेगा। कैसे 4 बनेगा देख लीजिए, ये ए वाला एक होमोजाइगस बन जाएगा, बी वाला, सी वाला और डी वाला, और बाकी किसी और को किसी और के साथ फिट करोगे तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो ये तरीके हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी 10। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन ऑन ए जेनेटिक मैप बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। भाई 2 जीन के बीच की दूरी को अगर नापना है, जीन मैपिंग इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इसके बीच जीन के बीच की दूरी को किस में नापते हो, 2 चीजें नापने के लिए, पहला तो सेंटीमॉर्गन, या उसको बोलते हैं मैप यूनिट, MU। ऑप्शन में क्या दिया देख लो, तो ऑप्शन में दिया है सेंटीमॉर्गन, सी, 21 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इंडिकेट दैट 2 जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर
ऑन द सेम क्रोमोजोम। दो जीन है, दो जीन क्रोमोजोम में बहुत नजदीक सटे हुए हैं। देखिए ये ए वाला जीन था और उसके बगल में बी वाला जीन पूरा सटा हुआ है, स्पेस ही नहीं है उनके बीच में, ये पूरा लगा हुआ है। देखो जब स्पेस ही नहीं है, ये बी वाला हो गया। तो ए और बी के बीच में क्या क्रॉसिंग ओवर होने का चांस है? बिल्कुल नहीं। क्लोजली सिचुएटेड जिन में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। क्रॉसिंग ओवर होने के लिए, क्रोमोजोम के टुकड़े में आदान प्रदान होने के लिए बीच में जगह तो चाहिए, टूटने के लिए गैप तो चाहिए, गैप ही नहीं है यहाँ पर। तो क्लोजली रिलेटेड जिन के लिए मैं रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी क्या बोलूंगा? 0। जो पास पास मौजूद होते हैं, क्लोजली जुड़े होते हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता। जगह नहीं दोनों के बीच में टूटने के लिए, क्रोमोजोम के खंडों को टूटने के लिए जगह तो चाहिए, वही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मैक्सिमम theoretical recombination frequency that can be observed between two unlinked या widely separated जीन? बोल रहा है कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं दो क्रोमोजोम बना दिया, दो जीन है, यहां पर ए है, मतलब ये स्मॉल ए है, यहां पर बी है, यहां पर स्मॉल बी है। दो जीन है, ए और बी जीन, एक ही क्रोमोजोम के दूर दूर में मौजूद है, या बी जीन अलग ही क्रोमोजोम में मौजूद है, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने के क्या चांसेस बोल रहे हैं? तो मैक्सिमम कितना होता है? 50%। 50% से ज्यादा मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता भाई। तो यहाँ पे हो सकता है ना क्रॉसिंग ओवर, देखो जगह है बीच में, मैक्सिमम 50%। ठीक, तो 23 का बी। अगर बी जीन अलग क्रमोजोम में होता तो भी उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता, इंडिपेंडेंट एस्टॉर्टमेंट होता, तो भी मैक्सिमम 50% ही होता, उससे ज्यादा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इन ए 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस या जीन मैपिंग व्हिच फिनोटाइपिक क्लास ऑफ ऑफस्प्रिंग विल ऑकर विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखना, जब भी 3 पॉइंट जीन मैपिंग की बात करते हो, मैं यहां बना दे रहा हूं साइड में, 3 जीन की बात करते हो, ये ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, 3 पॉइंट जीन मैपिंग, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है ऐसे, ए और बी के बीच में भी हो सकता है और बी और सी के बीच में भी हो सकता है। ये इसको बोलते हैं 3 पॉइंट जीन मैपिंग। यहाँ पर डबल क्रॉसिंग ओवर यदि दोनों हो जाए, दोनों जगह पे, इसको डबल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। डबल क्रॉसिंग ओवर होने का चांस बहुत ही कम होता है, तो डबल क्रॉसिंग ओवर वाले बच्चे बहुत कम बनते हैं। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब पेरेंटल बहुत ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब पेरेंटल, पेरेंटल सबसे ज्यादा बनते हैं, याद रखना, पेरेंटल टाइप सबसे ज्यादा बनते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट सबसे कम बनते हैं। ठीक, क्योंकि डबल क्रॉसिंग ओवर होने का चांस बहुत कम होता है। इन अ 3 पॉइंट रिसेप्टर व्हिच फिनोटाइपिक क्लास ऑफ ऑफस्प्रिंग विल ऑकर्स विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे कम कौन बनेगा बोल रहा है? लोएस्ट। तो कौन है? डबल रिकॉम्बिनेंट बच्चे जो है सबसे कम बनेंगे। चलिए इतना को हम सेव कर लेते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? देखिए, इफ द मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी इज 12। क्या बोला है? कि यदि जीन ए और बी के बीच 12 मैप यूनिट है, यानी कि सेंटीमॉर्गन है, ठीक, एंड बिटवीन बी एंड सी इज एट, बी और सी के बीच में कितना है? 8 मैप यूनिट है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर इफ देयर इज नो क्रोमोजोमल इंटरफेरेंस। यदि इनके पास किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो उस समय इनमें डबल क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस क्या है? तो उसका फॉर्मूला होता है डबल क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, परसेंट में निकलना चाहते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट रीजन पे क्रॉसिंग ओवर का चांस कितना था? 12%। जितना सेंटीमार्गन होता है, जितना मैप यूनिट होता है, उतना परसेंट, 12%। गुणित दूसरे रीजन पे कितना? 8%। चूंकि आप परसेंट में निकलना चाहते हो, गुणित 100 कर दीजिए। किसी भी चीज को यदि परसेंट में निकलना चाहते हो ना, गुणित 100 कर देना। अब इसको कट कर दो भाई, देख लो,
100 कट गए, 12 96 हो गया, 96/100 हो गया, भाग दोगे 0.96। चूंकि परसेंट में निकाल रहे हो तो ये परसेंट कर दीजिए, 0.96 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। व्हिच प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम ए डोनर टू रेसिपिएंट सेल वाया द बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मतलब होता है वायरस, वह वायरस जो बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाता है। ठीक, तो बैक्टीरिया फाज के द्वारा, वायरस के द्वारा बैक्टीरिया के डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। चलिए चारों को एक एक बार समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि बैक्टीरिया जब किसी नेकेड डीएनए को अपने अंदर ले लेता है, खुला डीएनए को अपने चारों तरफ मीडियम से अंदर ले लेता है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कंजुगेशन क्या होता है? दो बैक्टीरिया आपस में फिजिकल ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज बना के जुड़ते हैं, कंजुगेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन क्या बोला मैं अभी? ये बैक्टीरिया था, उसके ऊपर में कोई वायरस आता है, अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ता है, यहाँ से अपनी ढेर सारे बच्चे पैदा करके बाहर निकलता है। ठीक, तो उसके डीएनए को लेके जाता है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ये एक म्यूटेशन है जिसमें जंपिंग जीन पढ़े होंगे आप, कि डीएनए का कोई टुकड़ा एक जगह से टूट करके दूसरी जगह पर ट्रांसलोकेट हो जाता है, उसको क्या कहते हो? ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पढ़े होंगे, वही है। अगला क्वेश्चन नंबर 27। ड्यूरिंग बैक्टीरियल कंजुगेशन व्हिच स्पेसिफिक प्लाज्मिड मस्ट ए डोनर सेल possesses to form a sex pilus and initiate DNA transfer। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग बैक्टीरियल कंजुगेशन व्हिच स्पेसिफिक प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में जब भी कंजुगेशन होता है तो कौन सा प्लाज्मिड है जो ये डीएनए के ट्रांसफर की काम को शुरू करता है? यहाँ एक डायग्राम दे दिया गया, देखिए, एफ प्लाज्मिड। ठीक, जिसमें एफ पाई जाती है, उसको एफ प्लाज्मिड पाई जाती है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं उसको, फर्टिलिटी फैक्टर है ये, उसको एफ प्लस बोलते हैं। जिसमें नहीं पाई जाती है, एफ माइनस कहते हैं उसको। ठीक, ये सेक्स पाइलस बन रहा है, देखिए पाइलस बन रहा है, ये पाइलस बन रहा है, देखो ऐसे बन जाता है। तो जिसमें एफ प्लाज्मिड पाई जाती है उसमें पाइलस बनता है। दो कंडीशन है कि ये डायरेक्ट ये प्लाज्मिड ट्रांसफर हो सकता है ऐसे, इसमें इस बैक्टीरिया का ये डीएनए नहीं जा पाता, बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम का डीएनए नहीं जा पाता है। ठीक, पहला कंडीशन ये हो गया कि एफ प्लस को क्रॉस कराए एफ माइनस से, ये डीएनए तो जाता है लेकिन एफ प्लाज्मिड जाता है, केवल मेन क्रोमोसोम नहीं जा पाता है इसमें, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल हम इसका नहीं करते, कभी भी यूज करते हैं तो। अगला क्या तरीका होता है कि ये एफ प्लाज्मिड जुड़ जाता है किसके साथ? मेन क्रोमोसोम के साथ, इंटीग्रेट हो जाता है ऐसे जाके। जब यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ से हट गया ये इंटीग्रेट हो गया, तो ये HFR कहलाता है, HFR कहलाता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। अब जब यहाँ से पूरा जाएगा तो पूरा क्रोमोसोम को लेने का प्रयास करता है, लेकिन पूरा नहीं जा पाता है, कुछ ही जा पाते हैं, फिर ब्रिज टूट जाता है बीच में, तो इधर मीरो डिप्लॉइड स्टेज बन जाती है एफ माइनस तरफ। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन पूछा हमको उसका उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि प्लाज्मिड का नाम क्या है कंजुगेशन में जो काम में आता है? उसका नाम क्या है? एफ प्लाज्मिड बी। ठीक है, ये आर प्लाज्मिड जो होता है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड वगैरह होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द बैक्टीरियल सेल दैट हैज इंटीग्रेटेड एन एफ प्लाज्मिड डायरेक्टली इनटू द मेन सर्कुलर क्रोमोसोम? अभी बोला हूं मैं, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उस कंडीशन को क्या कहेंगे कि जब मेन क्रोमोसोम में एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो जाता है, ये एफ प्लाज्मिड यहां जाके जब यहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, अब यहां पर नहीं रहेगा ये, तो इसको मैं HFR कहूंगा। क्या कहूंगा उसको? HFR। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? सी हो जाएगा जी, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, HFR इंटू एफ माइनस, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद रखना। एक होता है एफ प्राइम भी होता है, एफ प्राइम इंटू एफ माइनस, ये भी बहुत कम करते हैं। एफ प्राइम क्या होता है समझ लीजिए, एफ प्राइम क्या होता है समझ लीजिए कि यदि यदि इस बैक्टीरियल के एफ प्लाज्मिड में मेन क्रोमोसोम का बस थोड़ा सा टुकड़ा रहता है, एक आध जीन रहता है बस, उससे ज्यादा नहीं रहता, एक आध जीन रहता है बस, प्लाज्मिड में मेन क्रोमोसोम का एक आध जीन रहता है, उसको एफ प्राइम कहते हैं।
तो ये भी अगर ट्रांसफर होगा तो एक आध जीन को ही तो लेके जाएगा ना। तो सबसे ज्यादा किस में लेके जाता है बोलने पर, एचएफआर में लेके जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच मैकेनिज्म ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर रियलाइज entirely on a competent bacterial cell taking up naked DNA from its surrounding environment। अभी बोलो, देखिए ये डायग्राम देखिए, 26 नंबर में देखिए डायग्राम बनाया हूं, फिर बना दो एक बार। देखिए कि जब कोई बैक्टीरिया है अपने सराउंड में उपस्थित डीएनए को डायरेक्ट वो नेकेड डीएनए को अपने अंदर लेता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसडक्शन दो प्रकार के होते हैं, जनरलाइज स्पेशलाइज। क्या होता है सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कंजुगेशन डायरेक्ट फिजिकल अटैचमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, व्हाट डज अ स्ट्रक्चरल जीन विद इन अ बैक्टीरियल ऑपरेरन टिपिकली कोड फॉर। बैक्टीरिया में अलग अलग ऑपरेरन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे लैक ऑपरेरन सिस्टम सबसे फेमस, ठीक, फिर ट्रिप्टोफान ऑपरेरन सिस्टम, ठीक। लैक ऑपरेरन की बात कर रहा हूं मैं, बैक्टीरियल ऑपरेरन टिपिकली कोड फॉर। स्ट्रक्चरल जीन का क्या काम होता है, देखिए ये मान लीजिए लैक ऑपरेरन सिस्टम में यहां पर दिख रहा हूं डायग्राम में, लैक्टोज ऑपरेरन सिस्टम। इसमें स्ट्रक्चरल जीन दिख रहा है आपको। स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखना। स्ट्रक्चरल जीन में क्या है, जेड वाई ए। बाकी इधर जो है रेगुलेटर या कंट्रोल जीन होते हैं, ठीक। पी आई आई मतलब यहाँ पर ये प्रोमोटर फॉर रेगुलेटर जीन, ठीक है। यहाँ लेक आई रेगुलेटर जीन, लेक पी ये लेक पी प्रोमोटर जीन, लेक ओ ऑपरेटर जीन, ठीक है ना। ये आई फॉर इनिबिटर होता है। चलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जेड वाई ए। इसको याद रखना कि लैक ऑपरेरन में स्ट्रक्चरल जीन में जेड वाई ए पाया जाता है। लैक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, एंजाइम बनता है। लैक वाई से लैक्टोज परमिएज एंजाइम बनता है। लैक ए से थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। कुल मिला के सब ये प्रोटीन ही तो हैं, प्रोटीन ही तो हैं। और प्रोटीन फाइनली क्या बना रहे हैं, ये एंजाइम बना रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए तो स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 30 पे बी देख लीजिए, एन एंजाइम या प्रोटीन इन्वॉल्व इन ए इन्वॉल्व इन ए मेटाबॉलिक पाथवे। स्ट्रक्चरल जीन कोई ना कोई एंजाइम बनाते हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे में भाग लेता है। जैसे यहाँ पर लैक्टोज को किस प्रकार से बैक्टीरिया मीडियम से एब्जॉर्ब करके उसको यूज करता है, उस पाथवे में ये तीनों एंजाइम भाग लेते हैं, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज और थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज, ये तीनों काम करते हैं, कोई ना कोई मेटाबॉलिक पाथवे में भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं जी, व्हिच टाइप ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न इज रिस्पांसिबल फॉर कंडीशन लाइक हीमोफिलिया ए एंड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रेड ग्रीन और ब्लू कलर तीनों कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ये इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और हीमोफिलिया ए, तीनों की तीनों एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हैं, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट जेनेटिक फेनोमेनन एक्सप्लेन व्हाई ए पर्सन कैरिंग ए डोमिनेंट म्यूटेशन फॉर ए डिसऑर्डर लाइक पेंटाडेक्टाइल माइट शो कंप्लीटली नॉर्मल हैंड एंड फीट। सॉरी पॉलीडेक्टाइल बोला है ना पर, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट जेनेटिक फेनोमेनन एक्सप्लेन व्हाई ए पर्सन कैरिंग ए डोमिनेंट म्यूटेशन फॉर ए डिसऑर्डर लाइक पॉलीडेक्टाइल। एक प्रकार का म्यूटेशन होता है जिसमें बहुत सारी उंगलियां बन जाती हैं, और ये डोमिनेंट म्यूटेशन है बोल रहा है, किसी जीन के ज्यादा काम करने पर हो जाता है। मतलब ये ज्यादा काम कर रहा है तो यहाँ पर ज्यादा उंगलियां बन जाएंगी, हाथ में 5 से ज्यादा उंगलियां बन जाएंगी एक एक हाथ में, और पैर में भी 5-5 से ज्यादा उंगलियां बन जाएंगी। माइट शो कंप्लीटली नॉर्मल हैंड एंड फीट। ऐसा होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति में 5 उंगली हाथ में और 5 उंगली पैर में, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बनाना था 5 से ज्यादा उंगलियां, बन रहा है 5 ही, नॉर्मल बन रहा है, जबकि डिजीज हुआ है उसको, वो एलील है बनाने वाला लेकिन फिर भी नहीं बना पा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हर व्यक्ति के बॉडी में वो एलील काम नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है किसी और हार्मोन्स पे, ठीक। तो इसीलिए उसको मैं क्या बोलूंगा, जो हर बॉडी पे काम नहीं करता है, किसी किसी में काम करता है, उसको क्या कहते हैं जी हम लोग, इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस। गया तो है लेकिन काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको वहां का मीडियम नहीं मिल पा रहा है, तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। जीन था लेकिन काम नहीं कर पाएगा,
क्या कहते हैं इसको हम लोग? इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन? डाउन सिंड्रोम क्या होता है भाई? ट्राइजोमी फॉर 21 क्रोमोसोम, 21वें नंबर क्रोमोसोम में ऐसे ट्राइजोमी हो जाता है, उसको क्या बोलते हो डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 33 का बी हो जाएगा। ठीक, ट्राइजोमी यदि 18 नंबर पे हो जाए, ऐसे ट्राइजोमी हो जाए 18 नंबर पे, तो उसको एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हो, याद रखना, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक, एक्स एक्स वाई हो जाए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34, व्हाट मैकेनिज्म इनएक्टिवेट वन ऑफ द टू एक्स क्रोमोसोम इन मैमेलियन फीमेल? एक मैमल की कोई फीमेल है, मैमल्स की कोई फीमेल है, उस फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम पाई जाती है भाई, दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये सोमेटिक सेल है, मान लीजिए सोमेटिक सेल, फीमेल सोमेटिक सेल, टू बैलेंस जीन एक्सप्रेशन विथ मेल। मेल का अगर मैं सेल की बात करूं, सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, ये फीमेल में था और ये मेल में। अब ध्यान से देखिए, मेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम काम कर रहा है, फीमेल में दोनों काम करना चाहिए, लेकिन एक को काम करने दिया जाता है और एक को काम करने से रोक दिया जाता है, इनएक्टिव बना दिया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में बना दिया जाता है। तो एक एक्स क्रोमोसोम काम नहीं कर पाता सोमेटिक सेल में, इसी को बार बॉडी कहते हो। इस कंडीशन को कहते हो लायोनाइजेशन, कि एक एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिव हो जाना ही क्या कहलाता है? लायोनाइजेशन। और इसी को ही बार बॉडी कहते हो, इस इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को क्या कहते हो? इसको बार बॉडी। अब बराबर हुआ कि नहीं, देख लीजिए, मेल में भी एक एक्स क्रोमोसोम काम कर रहा है और फीमेल में भी एक ही काम कर रहा है, ये वाला एक्टिव है जो येलो कलर से कर दिया। तो मेल फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के एक्टिवेशन को बैलेंस बनाने के लिए फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, कंडीशन लायोनाइजेशन कहलाती है, और इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35, व्हिच ह्यूमन जेनेटिक कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अब 47 क्रोमोसोम? भाई नेचुरली तो 46 सभी क्रोमोसोम जोड़ी में होते हैं, तो 23 जोड़ी का 46 क्रोमोसोम, लेकिन 23वां नंबर जोड़ी में दो क्रोमोसोम ना होकर के 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक्स एक्स वाई, कैरियोटाइप। ठीक, रिजल्टिंग इन इंडिविजुअल हु आर फिनोटिपिकली मेल। ये फिनोटिपिकली तो मेल है, क्यों मेल है? क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम है यहाँ पर। भाई एक्स क्रोमोसोम कितना भी फर्क नहीं पड़ता, एक वाई है मतलब मेल कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टिंग इन इंडिविजुअल हु आर फिनोटिपिकली मेल बट ऑफन हैव रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। मेल तो है लेकिन भले बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, लेकिन मेल है ये, तो इसको क्या सिंड्रोम कहते हैं जी हम लोग? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अभी बोला था मैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये देखिए लास्ट में लिखा है ना, ये 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिखा था मैंने। टर्नर सिंड्रोम क्या है? लास्ट जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वहां पर एक्स और जीरो होता है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर क्रोमोसोम की संख्या गिनो तो यहाँ पर 45 मिलेंगे आपको, यहाँ पर 45, जबकि क्लाइनफेल्टर में 47 हो गए। एक जोड़ी तो होना चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा भी तो हो गया ना। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? 18 नंबर क्रोमोसोम पर ट्राइजोमी। पटाव सिंड्रोम क्या होता है? 13 नंबर क्रोमोसोम पर ट्राइजोमी। एडवर्ड 18 नंबर पर होता है, याद रखना। ठीक है, पूरा पढ़ना पड़ेगा जी आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। व्हिच टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन occurs when a single nucleotide is replaced by another, changing a codon from an amino acid to stop codon? भाई आप समझ लीजिए कि डीएनए कुछ ऐसा था कि उससे जो बनने वाला एमआरएनए था, एमआरएनए इस प्रकार से मान लीजिए बना था, ऐसे बना था, ये था। ठीक, मैं बोला डीएनए में कोई ऐसा ऐसा चेंज हुआ डीएनए में कि इस बेस को बदलना पड़ गया। अब ये बन गया यू जी ए, पहले यूजीजी था तो किसी अमीनो एसिड को कोड करता था, अब यूजीए बन गया, स्टॉप कोडन बन गया। जब स्टॉप कोडन बन जाता किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? नॉन सेंस म्यूटेशन। यदि म्यूटेटेड कोडान यदि स्टॉप कोडन बन जाता है ना,
तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाती है। उसको मैं क्या कहता हूं? नॉन सेंस कोडान। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। मिसेंस क्या होता है? मिसेंस कोडान क्या होता है कि पहले जो कोडान था अब नया कोडान बनेगा, नए अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो उसको मिसेंस कहते हैं। पहला वाला मिस हो गया, दूसरा वाला नया बन गया। जैसे हम अगर बात करें हमारे सिकल सेल एनीमिया की, जिसमें आरबीसी का शेप सिकल जैसे हो जाता है, गाग से गुग बन जाता है। गाग रहता है तो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता था, गुग बन जाता है तो वेलिन को कोड करता है। ठीक, जो बीटा चेन होता है ना हीमोग्लोबिन का, बीटा चेन 6वें नंबर पर अमीनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो वेलिन बन जाता है, तो गाग से गुग बन जाता है, तो वो मिसेंस म्यूटेशन है। साइलेंट म्यूटेशन मतलब इसको सिनोनिमस म्यूटेशन भी कहते हैं, साइलेंट को सिनोनिमस भी कहते हैं। ठीक, मतलब म्यूटेटेड कोडन कुछ भी म्यूटेशन हो जाए, आने वाला अमीनो एसिड वही होगा, तो उसको क्या कहेंगे? साइलेंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होने के बाद जहां म्यूटेशन हुआ उसके आगे पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, उसको फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेप कोडन की बात कर रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नॉनसेंस म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ए म्यूटेशन दैट डिलीट्स या इंसर्ट ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड नॉट डिविजिबल बाय 3 into a coding sequence result in which type of mutation। अभी ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखिए, ये मान लीजिए जस्ट एग्जांपल बनाया हूं मैं, डीएनए था ये, इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम तरफ था, ये इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम तरफ था। ये डीएनए का 3 पेयर 3 बेस पेयर था, तो उससे बनने वाला एमआरएनए ये था। देखो टी के बदले ए बना, ए के बदले यू बना, सी के बदले जी बना, ऐसे सबके लिए बना हुआ है, ऐसे जितना भी है, ठीक है ना, सबके लिए बना हुआ है। ये नॉर्मली यहाँ पर इस सीक्वेंस में मेथियोनिन कोड होता था, इससे देखो प्रोलिन टायरोसिन टायरोसिन वेलिन प्रोलिन, यहाँ पर स्टॉप कोडन था तो स्टॉप हो जा रहा था। ठीक है, अब बात क्या कर रहा हूं मैं कि यदि 3 के मल्टीपल में न होकर के 1 या 2 या 4 ऐसे न्यूक्लियोटाइड या तो इंसर्ट होते हो या तो डिलीट होते हो, तो रिजल्ट क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोला कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में मैं एक नया बेस पेयर को ऐड कर रहा हूं, यहां पर ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक, ये जो कर रहा हूं ये सी और जी था मान लीजिए, तो इस जी के बदले सी, यहां पर देखिएगा, यहां पर जी के बदले सी, और यहां पर रुकिए, यहां की बात कर रहा था मैं, यहां सी और यहां जी। ठीक है, तो जी के बदले यहां पर देखिएगा आप सी, और सी के बदले जी, और जी के बदले सी। तो अब जब ये तीन, अब तीनों की तिगड़ी बनेगी ना, अब आगे पूरा 3 3 का तिगड़ी शिफ्ट हो जाएगा, पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। देखिए आगे पूरा फ्रेम चेंज, अब ऐसा नहीं बनेगा, अब ऐसा नहीं बनेगा इधर, अब पूरा बदल के देखिए। ठीक है, कि बीच में जबरदस्ती घुस गया ना एक बेस पेयर, तो एमआरएनए में एक बेस नया आ गया, नया आ गया, तब 3 3 का जो जोड़ा बन रहा था वो बदल गया। पहले सी सी जी बना रहे थे, ये सी सी जी बना रहे थे, बीच में ये जी आ गया, अब सी जी सी, अभी तीनों बनाएंगे ये तीनों। अब देखिए बन, जो जहां पर प्रोलिन बनता था वहां पर आर्जिनिन बन रहा है, क्योंकि ट्रिपलेट कोडान ही बदल गया, अब पूरा फ्रेम इधर चेंज हो गया, दैट इज फ्रेम म्यूटेशन। तो चाहे 3 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, ये जो ऐड हो रहा है 1 2 या 4 या 5 या 7 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐड हो या यहां से डिलीट हो तो पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं वीडियो को लंबा करूं। 37 का सी। ठीक, ट्रांजिशन मतलब क्या है? जब प्यूरिन प्यूरिन को चेंज करे, पिरिमिडिन पिरिमिडिन को चेंज करे। ठीक, ट्रांसवर्जन मतलब क्या होता है? प्यूरिन पिरिमिडिन को चेंज करे या पिरिमिडिन प्यूरिन को चेंज करे। ठीक है, न्यूट्रल म्यूटेशन मतलब क्या है? ऐसा म्यूटेशन कि म्यूटेशन होने के बाद पता ही नहीं चले। ठीक है, जैसे साइलेंट म्यूटेशन बोल रहा था अभी मैं, यहाँ पर साइलेंट म्यूटेशन था ना, ये वाला सी 36 का सी जो था, सिनोनिमस म्यूटेशन, उसी को न्यूट्रल म्यूटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं जी। अब व्हाट टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉर अनदर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो रहा है, जैसे प्यूरिन मतलब, ध्यान रखना, प्यूरिन मतलब एडेनिन और गुआनिन,
पिरिमिडिन मतलब क्या होता है भाई? साइटोसिन और थायमिन। तो जब एडेनिन ग्वानिन को चेंज कर दे, प्यूरिन प्यूरिन के चेंज करे या पिरिमिडिन पिरिमिडिन के चेंज करे, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन क्या होता है जी? जब प्यूरिन पिरिमिडिन को चेंज करे या पिरिमिडिन प्यूरिन को चेंज करे, उसको ट्रांसवर्जन कहते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? जब डीएनए का टुकड़ा टूट करके ऐसे था घूम जाए और ऐसे हो जाए। कोई टुकड़ा टूट के घूम जाए, देख लो जी, यहाँ बता रहा मैं, देखिए इतना इतना टुकड़ा टूट के घूम गया, देखिए ऐसे ऐसे हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। 180 डिग्री पे घूम जाता है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जब डीएनए का टुकड़ा नॉन होमोलोगस पोजीशन पे टूट के निकल के चला जाए किसी और जगह पे, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा ना, मैं जितना स्पीड बोल रहा हूँ आप उतना स्पीड समझ नहीं पाएंगे, आपको थ्योरी पहले समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल म्यूटाजन दैट एक्ट एज अ बेस एनालॉग? एक केमिकल म्यूटाजन है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है और किसी बेस के लिए, बेस के बदले काम आता है, उसकी तरह है वो, बेस एनालॉग है। मिमिकिंग थायमिन, जो थायमिन की मिमिक्री करता है। और याद रखना, थायमिन जहां पे होता है वो अपने अगेंस्ट में किसको जोड़ता है? एडेनिन को। लेकिन मिमिकिंग थायमिन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन बट पेयरिंग विद गुआनिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडेनिन। यहां पर जिसकी बात कर रहा हूं मैं, वो थायमिन की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन वो बदले में एडेनिन से नहीं जुड़ता है, बल्कि किससे जुड़ता है? गुआनिन से जुड़ता है। तो वो कौन है? तो 5 ब्रोमो यूरासिल। ये 5 ब्रोमो यूरासिल होता है। ठीक है ना? ये बेस एनालॉग है। आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, और भी पढ़ोगे, 2 अमीनो प्यूरिन पढ़ोगे। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन अकर्स व्हेन ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ flip 180 degree and reattached to the exact same chromosome? क्या बोला कि एक क्रोमोसोम था, उसका एक टुकड़ा यहां पर टूटा, एक्चुअल में टूटता नहीं है। ये कैसे होता है बता रहा हूं, देखिए जो प्रोसेस वास्तव में होता है ना, ये ऐसा था, मान लीजिए ए बी सी था, मैं बोला ये पूरा घूम गया ऐसे, तो देख लीजिए ए, मान लीजिए बी, ये सी, पूरा 180 पे घूम गया। और घूमने के बाद क्या हो जाता है? बीच से टूट जाता है ऐसे, ये। ठीक। अब क्या होगा देख लीजिए, देखिए मैं ए को अंदर बना देता हूं, इस ए को अंदर बना देता हूं ताकि मैं आपको सही से बता पाऊं। ये ए बी और सी, अब यहां से टूट गया, टूट गया तो जोड़ दीजिए उसको। अब सी बी ए हो जाएगा, सी बी ए। देखो पहले ए बी सी का डायरेक्शन ऐसा था, अब ए बी सी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। इसको क्या बोलते हो? इन्वर्जन कहते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 41 क्या था देख लीजिए, व्हिच डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म यूज विजिबल लाइट एनर्जी टू डायरेक्ट ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ यूवी इंड्यूस्ड थायमिन डायमर? यदि कई बार थायमिन डायमर बन गया है तो उसको रिपेयर करना है, रिपेयर करने के लिए विजुअल लाइट का यूज करके जो काम करते हैं, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, थायमिन डायमर के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म चलती है, विजुअल लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करता है, वो कौन सा प्रकार का डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है? तो 41 में हो जाएगा हमारा वो फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो यानी कि लाइट, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके इस काम को कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, ए म्यूटेशन दैट अकर इन व्हिच टाइप ऑफ सेल कैन बी पास डाउन डायरेक्टली टू एन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग? ऐसा कौन सा प्रकार का म्यूटेशन है जो अपने बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है? तो जर्म सेल में जो भी म्यूटेशन होगा, स्पर्म ओवम बनाने वाले सेल में जो भी म्यूटेशन होगा बच्चे में जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है। यहाँ पर बाकी जो पूछा देख लीजिए, सोमेटिक सेल में जैसे स्किन में हो रहा है, मसल्स में हो रहा है, हड्डी में म्यूटेशन हो रहा है, बच्चे में नहीं जाएगा। जर्म सेल वाला बिल्कुल जाएगा। एपिजेनेटिक जो सेल्स होता है उसमें भी नहीं जाएगा, स्किन सेल जो होता है उसमें भी नहीं जाएगा, केवल जर्म सेल में म्यूटेशन ही ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन? क्वांटिटेटिव ट्रेट यानी कि पॉलीजीन की बात कर रहा हूं मैं, पॉलीजीन। पॉलीजीन का बेहतरीन एग्जांपल क्या होता है बोला था मैं? स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन आईक्यू, ये सब होते हैं। स्किन कलर यहां पर दिया, देखिए क्या क्या होते हैं, लिख दे रहा हूं मैं। स्किन कलर, हाइट, ह्यूमन हाइट,
IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सब क्वांटिटेटिव ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। व्हाट स्टैटिस्टिकल वैल्यू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस इन अ पॉपुलेशन दैट इज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर अलोन। किसी पॉपुलेशन के आने वाले अगले जनरेशन जो है अपने बिल्कुल माता पिता से थोड़ा अलग दिख रही है, तो टोटल जो फिनोटाइपिक वेरिएशन हो रहा है वो यदि फिनोटाइपिक वेरिएशन जीनोटाइप की वजह से होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेरिटेबिलिटी। क्या कहते हैं उसको? हेरिटेबिलिटी। जितना भी फिनोटाइप में बाहरी दिखावटी में जितना अंतर आ रहा है, यदि वो जीनोटाइप की वजह से होता है तो उस कंडीशन को क्यों क्या कहते हैं? हेरिटेबिलिटी, क्योंकि वो हेरिटेट हो गया है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हुआ है। ठीक, तो 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 45 की बात करें, अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, ये क्वांटिटेटिव ट्रेट के लिए है। हाउ डू मल्टीपल जीन कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव फिनोटाइप। यदि किसी प्लांट की हाइट को बढ़ाने के लिए कोई क्वांटिटेटिव जीन काम करता है तो जितना भी एलील, जितना भी वहां पर जीन काम करते हैं, जितना भी क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस काम करते हैं, QTL बोलते हैं उनको, वो सब अपना बराबर बराबर हिस्सेदारी निभाते हैं। जैसे एक प्लांट का एक प्लांट का जो नॉर्मल हाइट है, जब कोई एलील काम नहीं करता है तो उसकी हाइट है मान लीजिए 5 मीटर। मैं बोला मैं बोला कि यहाँ पर 4 एलील काम कर रहे हैं, और 4 एलील जो काम कर रहे हैं वो 2-2 मीटर अपना क्या दे रहे हैं? कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो 4 एलील काम करेंगे, जैसे A1 2 मीटर देगा, A2 सॉरी A2 काम करेगा, वो भी 2 मीटर अपना यहाँ पर क्या देगा? A2 भी अपना 2 मीटर देगा। A3 काम करेगा, वो भी अपना 2 मीटर देगा। A4 काम करेगा, वो भी अपना 2 मीटर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8। तो चारों एलील ने बराबर काम किया, ठीक है। और जो कोई एलील काम नहीं करता वो 5 मीटर था, तो 5 2 7 2 9 2 11 2 13, उस पौधे की हाइट कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। सभी एलील बराबर क्यूमुलेटिव एडिटिव मैनर में सब अपना अपना हिस्सा जोड़ते जाते हैं। तो 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ईच एलील कंट्रीब्यूट एन एडिटिव क्यूमुलेटिव इफेक्ट टू द ट्रेट। किसी कैरेक्टर को बनाने के लिए सभी एलील बराबर रूप से अपना हिस्सेदारी निभाते हैं। आपको समझने के लिए आपको क्लास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following organism utilize the ZW sex determination system where female are heterogametic sex ZW and male are homogamic ZZ। समझ जाएगा ZZ, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में बात करते हैं, देख लीजिए मेल और फीमेल। ह्यूमन में मेल और फीमेल क्या होते हैं? मेल जो होते हैं XY, फीमेल होते हैं XX। सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं। बर्ड की बात करूं मैं, बर्ड में जो मेल होंगे वो ZZ होंगे, और फीमेल जो होंगे वो ZW होंगे। ग्रासहॉपर चूंकि इंसेक्ट है, इंसेक्ट में खासकर ये हम XY वाली मामला तो नहीं करते वहां पर, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। यहाँ पर X/A रेशियो देखा जाता है, ड्रोसोफिला के जैसा, ठीक है ना। ड्रोसोफिला में जैसे खासकर X/A रेशियो देखा जाता है, X/A रेशियो देखा जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो क्या था? बर्ड्स। बर्ड में सेक्सुअल सिस्टम को कैसे शो करते हैं? मेल होते हैं ZZ होमोजाइगस होते हैं, ये होमोगेमेटिक होते हैं। फीमेल जो होते हैं ZW हेटेरोगेमेटिक होते हैं। जबकि ह्यूमन में उल्टा होता है, मैमल में उल्टा होता है। ये बर्ड की बात कर रहे हैं। तो 46 का भी हो जाएगा। 47 का, इन इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि ESD, व्हाट एक्सटर्नल फैक्टर प्राइमरली डिक्टेट्स द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन मेनी रेप्टाइल स्पीसीज लाइक टर्टल एंड क्रोकोडाइल। जो कछुए और मगरमच्छ होते हैं वो अपने बच्चों को जो जन्म देते हैं तो उनके अंडों को किस प्रकार से तैयार करते हैं कि वहां पर जो सेक्स बनते हैं मेल और फीमेल, उनके द्वारा दिए गए तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर प्राइमरली डिटेक्ट द सेक्स ऑफ स्प्रिंग। जो बच्चे पैदा होंगे वो मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे, ये उनके जीन से आए हुए क्रोमोसोम तय नहीं करते हैं, बल्कि बाहर से मिलने वाली टेम्परेचर तय करती है, ठीक है। और टेम्परेचर कैसे करके देते हैं? इंक्यूबेशन टेम्परेचर, मतलब कछुए और जो मगरमच्छ होते हैं अपने अंडों को कितना तापमान में रखते हैं, कितना उनको सेकाई करते हैं उनके अंडों की, तो उसके हिसाब से वहां पर मेल और फीमेल तय होते हैं, न कि एक्स एक्स और XY से तय होते हैं,
ठीक है ना, एक्सटर्नल फैक्टर से तय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट स्पेसिफिक रीजन ऑफ द जीन लोकेटेड ऑन द ह्यूमन वाई क्रोमोजोम एक्ट एज प्राइमरीली मास्टर स्विच टू ट्रिगर मेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग में मेल बनाना है तो वाई क्रोमोजोम में कौन सा जीन पाया जाता है? तो वाई क्रोमोजोम में कौन सा जीन पाया जाता है? SRY जीन पाया जाता है। SRY जीन का पूरा नाम क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ वाई, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। एक बार इसको सेव कर लेते हैं। चलिए जी, अगर मैं बात करूं यहां पर जो SRY जीन लिखे हो तो वाई क्रोमोजोम में कहां पे? शार्ट आर्म में, यानी कि पी आर्म में। भाई वाई क्रोमोजोम तो ऐसा होगा ना, ठीक, यहां पर SRY जीन पाए जाते हैं और यही जीन मेल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर निकलता है, ठीक, TDF। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर व्हाट प्राइमरी मोलिकुलर मैकेनिज्म एक्ट एज द मास्टर स्विच टू डिटरमाइन द सेक्सुअल फिनोटाइप ऑफ द फ्लाई। कि ड्रोसोफिला के बच्चे मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे, ये किस बात पे तय होता है? अभी बोला था मैं, X/A रेशियो, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम और नीचे नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोजोम कितना है, उसके ऊपर तय होता है। ठीक है ना, तो इसकी फिर अलग अलग रेशियो हैं कि 0.5 है तो क्या बनेगा, 1 है तो क्या बनेगा, समझ रहे हैं? वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो X/A रेशियो पे पूरा तय होता है। तो 49 का उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? बी, द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोजोम टू सेट ऑफ ऑटोजोम, X/A रेशियो। क्वेश्चन नंबर 50, which specific gene is the master regulator if in Drosophila that when activated by high X/A ratio, यदि X/A रेशियो ज्यादा है, मतलब एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोजोम से, ये रेशियो ज्यादा है, अंडरगो फंक्शनल अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग टू द इनिशिएट फीमेल डेवलपमेंट। जब ये ज्यादा होता है तो ऐसा कौन सा जीन एक्टिव होता है जिसकी वजह से फीमेल डेवलपमेंट होता है? ठीक है, तो वो सेक्स लिथल जीन SXL जीन एक्टिव होता है, इसकी वजह से क्या बनता है? फीमेल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे यहां पर 2/2 अगर मतलब ये होता, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अगर मैं काउंट करूं 2 और नंबर ऑफ सेट 2 होता, 2 सेट होता। सेट मतलब ये डिप्लॉइड है कि ट्रिप्लॉइड है कि टेट्राप्लॉइड है, 2 सेट है मान लीजिए, तो यहां पर 1 आता, ठीक, तो उसको मैं फीमेल बोलता। ठीक, ऐसे होता, 1 रहता तो फीमेल, 0.5 है तो मेल, अगर इन दोनों के बीच में है तो इंटरसेक्स बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, अगर 0.5 से और कम आता तो सुपर मेल, 1 से और ज्यादा आता सुपर फीमेल। ये कहने का मतलब आप ड्रोसोफिला के इस वाला चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, तो अब आप लोगों से केवल ये जानना है कि आपका कितना सही कितना गलत हुआ। आप YouTube के हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। हमेशा याद रखना, जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता पूरे प्रश्न को हल करिए। जैसे यहाँ पर 50 प्रश्न था, पूरा हल करिए। इनकरेक्ट कितना हुआ, मान लीजिए इनकरेक्ट 5 हो तो 5 लिखिए, करेक्ट अगर 45 तो 45 लिखिए, और अपना नाम लिख करके आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। हमारे वीडियो से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं जरूर बताएं। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।